ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में समन्वय। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समाज कार्य की समेकिक विधियां पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में समन्वय। प्रिय छात्रों, सामुदायिक संगठन की अपनी पिछली वार्ताओं में हमने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। आज एक ऐसे पहलू पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सामुदायिक संगठन में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्व है, और उसका नाम है समन्वय, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हिंदी में समन्वय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और अन्वय। अन्वय अर्थात मेल जोल या मेल मिलाप, और सम का मतलब आप जानते ही हैं, बराबर का, अर्थात बराबरी का मेल मिलाप या बराबरी का तालमेल। यही समन्वय का मतलब है। समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कोई भी सिस्टम या व्यवस्था अपनाए बगैर चल नहीं सकती। वो व्यवस्था काम कर ही नहीं सकती। हम अपने शरीर को ही लें, हमारे मस्तिष्क और विभिन्न अंगों में तालमेल न हो तो हम तिनका तक नहीं उठा सकते। चलने फिरने तथा लिखने पढ़ने की बात तो दूर की है। एक फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों में अगर आपसी तालमेल का या समन्वय न हो तो उस टीम के जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। एक और अच्छा उदाहरण है एक ऑर्केस्ट्रा का या वाद्य वृंद का। उसमें अलग अलग वाद्य होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही धुन या एक ही गीत के प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान देते हैं। और यही बात सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विधियों पर भी लागू होती है। सामुदायिक संगठन भी एक सामाजिक विधि है जो समन्वय के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। आइए आज देखें कि सामुदायिक संगठन में समन्वय का क्या महत्व है। समन्वय वास्तव में है क्या? सबसे पहले देखें तो सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक ऑडवे टीट के अनुसार समन्वय एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी भी संगठन के विभिन्न अवयवों के कार्यों तथा शक्तियों के बीच सुगम अंतरक्रिया इस प्रकार स्थापित की जाती है कि संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति न्यूनतम घर्षण से तथा अधिकतम प्रभावशाली ढंग से हो सके। इस परिभाषा को हम विश्लेषण करें इसका, तो हम पाते हैं कि समन्वय अर्थात एक प्रयास, और इस प्रयास के द्वारा क्या किया जाता है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी संगठन हो, जैसे बाइसिकल हो या ऑर्केस्ट्रा हो, उसके विभिन्न अंगों और के कार्यों तथा शक्तियों के बीच एक अंतरक्रिया स्थापित की जाती है जो कि स्मूथ होती है, अत्यंत सुगम होती है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि संगठन की स्थापना या उसका निर्माण जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है, वह प्राप्ति न्यूनतम प्रयत्नों से और अधिकतम प्रभावशाली ढंग से हो सके। अब आइए देखें कि समन्वय की आवश्यकता एवं लाभ क्या हैं। यह जो परिभाषा अभी हमने आपके सामने रखी, यह परिभाषा सामुदायिक संगठन पर भी पूरी तरह लागू होती है। समन्वय की आवश्यकता एवं लाभ अगर गिनाने चलें
तो सबसे पहला लाभ तो इसका यह है कि इसके माध्यम से न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। ये समन्वय का पहला लाभ। समन्वय का दूसरा लाभ है, इससे समय तथा संसाधनों की बचत होती है। अगर एक ऑर्केस्ट्रा में या फुटबॉल टीम में अगर हर अंग अपने अपने ढंग से काम करने लगे, समन्वित ढंग से काम न करे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक निर्माण कार्य की टीम है, अगर उसके मजदूर, उसके इंजीनियर अगर अलग अलग ढंग से काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, संसाधन व्यर्थ में खर्च होंगे और लक्ष्य की प्राप्ति भी कठिन हो जाएगी। समन्वय का एक लाभ और है कि इससे टीम स्पिरिट को बढ़ावा मिलता है। अर्थात किसी भी टीम को जीतने के लिए आवश्यक है उस टीम का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, मिलजुल करके काम करने की भावना होनी चाहिए। तो अभ्यास करते करते समन्वय का एक टीम स्पिरिट जागृत होती है और उसको समन्वय के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। एक और लाभ है समन्वय का, वो है किसी भी जटिल काम को इसके माध्यम से सरल करने की संभावना अधिक होती है। तो यह समन्वय के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि समन्वय की ये परिभाषा जो कि हमने प्रोफेसर ऑडविन टीट के अनुसार पढ़ी, वो सामुदायिक संगठन पर भी पूरी तरह से लागू होती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहले हमने आपसे सामुदायिक संगठन की दो परिभाषाओं की चर्चा की थी। एक परिभाषा एम.जे. रॉस की थी और दूसरी परिभाषा मैकनील की थी। इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम फिर से याद करें तो पाएंगे कि सामुदायिक संगठन मूलतः समन्वय की ही प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी समुदाय की समाज कल्याण की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए जरूरी संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। अर्थात जब भी किसी समुदाय में एक सामुदायिक कार्यकर्ता काम करने के लिए जाता है तो इस बात का पता लगाता है कि समुदाय की समाज कल्याण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं और ऐसे कौन से संसाधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से उनकी पूर्ति की जा सकती है। अर्थात समन्वय आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच में, यही सामुदायिक संगठन प्रक्रिया का मूल है। आइए अब देखें कि एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समन्वय किन किन रूपों में सामुदायिक संगठन में हमको देखने को मिल सकता है या उसकी आवश्यकता है। इसमें हम पाते हैं कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में समन्वय या कोऑर्डिनेशन 3 स्तरों पर आवश्यक होता है। सबसे पहले स्तर की बात करें। हमने आपसे बताया था कि सामुदायिक संगठन प्रारंभ करने के पहले हम अपने समुदाय में पता लगाते हैं कि कौन कौन से लोग सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। एक उनकी समिति बनती है और इसी समिति या संगठन के माध्यम से ही सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया उस समुदाय विशेष में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले समन्वय की आवश्यकता है इस समिति या संगठन में, जिसका निर्माण समुदाय में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के संचालन के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समिति में ज़्यादातर समुदाय के लोग ही होते हैं। कार्यकर्ता केवल उनके सहायक के रूप में वहाँ उपस्थित होता है और उसके अलावा आवश्यकता के हिसाब से कुछ विशेषज्ञ भी उस समिति के मेंबर हो सकते हैं। तो इस समिति में, जो कि समुदाय के स्तर पर बनी है, एक अध्यक्ष के अलावा सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे विभिन्न पदाधिकारी भी होते हैं। इनके अलावा ज़रूरत के मुताबिक समिति अनेक उप समितियां भी गठित करती हैं। इन्हें समिति के विभिन्न अवयव कहा जा सकता है। तो ये स्पष्ट है कि समिति के कुशलतापूर्वक काम करने के लिए इन सभी अवयवों के बीच में परस्पर सहयोग तथा समन्वय अत्यंत आवश्यक है। अर्थात पदाधिकारी, सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, एक्सपर्ट्स और जो अन्य लोग जो कि समिति के काम में मदद कर सकते हैं, और इनके अलावा विभिन्न उप समितियां जिनका गठन अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए किया गया है। हमने अपने पिछली वार्ताओं में सामुदायिक संगठन के जिन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, जैसे अनुसंधान या शोध, रिसर्च, नियोजन या प्लानिंग, क्रियान्वयन अर्थात एक्शन, जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशंस, जन शिक्षण यानी पीपुल्स एजुकेशन, जागरूकता अर्थात अवेयरनेस, नेतृत्व यानी लीडरशिप, मूल्यांकन
या इवैल्यूएशन इत्यादि। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से हर काम के लिए हर चरण पर कार्यकर्ताओं के पारस्परिक तालमेल की आवश्यकता होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वय अनिवार्य है। अब आइए छात्रों, सामुदायिक संगठन में समन्वय के दूसरे स्तर की हम लोग चर्चा करें। सामुदायिक संगठन में समिति तथा समुदाय की जनता के बीच भी समन्वय आवश्यक होता है। अर्थात मान लीजिए किसी गांव में आप एक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं। समिति का गठन हो गया और इस समिति ने तय किया कि हमारे गांव में जो कच्ची सड़क है जो गांव को शहर से जोड़ती है उसकी मरम्मत और उसका पुनर्निर्माण आवश्यक है। तो समिति का एक लक्ष्य तय हो गया। लेकिन यह कहना गलत होगा कि समिति के गठन मात्र से ही सड़क बन जाएगी। आखिर काम तो समुदाय को ही करना है, जनता को ही करना है। जैसा कि हम जानते हैं, समिति केवल नीति तथा कार्यक्रमों का निर्माण करेगी, उसका क्रियान्वयन तो आम जनता के सहयोग से ही संभव है। तो ये जो हमने सड़क का उदाहरण दिया, समिति ने तय कर लिया, मान लीजिए कि श्रमदान के माध्यम से इस सड़क का निर्माण हम लोग करेंगे। तो इस श्रमदान में जब तक गांव वालों का सहयोग नहीं होगा तब तक सड़क का पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत संभव हो नहीं सकती। समिति के केवल 10-12 मेंबर्स के लिए ये संभव नहीं होगा। जन भागीदारी आवश्यक होगी, अर्थात समिति और जनता के बीच श्रमदान के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए समन्वय आवश्यक होगा। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांवों और शहरों में कई अशासकीय एवं शासकीय संस्थाएं भी कार्यरत होती हैं और अंतिम लक्ष्य सभी का एक ही होता है, अर्थात समुदाय का विकास। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हो सकता है आपको वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाए, वहां का जो विकास खंड है उसके अधिकारी आपको मिल जाएं। आजकल भारत में 12 लाख से ज़्यादा तो एनजीओ हैं। इन एनजीओ के प्रतिनिधि भी गाँव में जाकर के अपना कार्य करते हैं, इनकी शाखाएं कार्यरत होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि चाहे शासकीय संस्था हो या अशासकीय संस्था हो, गांव में अगर वो काम कर रही हैं तो सबका लक्ष्य है उस समुदाय का विकास, गांव का विकास, ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास। और हम भी उसी काम के लिए वहाँ पर हैं। अगर आपस के काम में विरोध उत्पन्न हुआ तो संसाधनों की बर्बादी है और लक्ष्यहीनता का खतरा है। गांव वाले या समुदाय वाले उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि आखिर करना क्या और इतने सारे लोग यहाँ पर हैं क्यों। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उन सभी संस्थाओं से तालमेल बिठाना पड़ेगा, अर्थात समन्वय स्थापित करना पड़ेगा जो हमारे लक्ष्य को लेकर के उस गांव में या उस समुदाय में कार्यरत है। बिना इसके कार्य संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें सभी का लाभ है। प्रिय छात्रों, सामुदायिक संगठन में समन्वय के 2 स्तरों की हमने चर्चा की। पहला स्तर हमने आपसे बताया था कि जो समिति बनी है उसके अंदर ही पारस्परिक तालमेल की आवश्यकता है। और दूसरा स्तर ये कि सामुदायिक संगठन के लिए जो समिति गठित की गई है उसमें और बाकी जो जनता है उसके बीच में भी समन्वय आवश्यक है। अब आइए तीसरे स्तर की चर्चा करें। समन्वय का एक तीसरा स्तर भी है जिसका अस्तित्व भारत में तो नगण्य ही है, लेकिन पश्चिमी देशों में, विशेषतः अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे देशों में इसका अस्तित्व बहुत पहले से है। तीसरे स्तर का वहाँ लगभग प्रत्येक शहर और गांव में, कस्बों में समुदाय कल्याण परिषद अर्थात कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल तथा सामुदायिक कोष अर्थात कम्युनिटी ट्रस्ट हैं, जिनकी कार्यप्रणाली हमारे लिए अनुकरणीय हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये समुदाय कल्याण परिषदें क्या करती हैं और इनका गठन किस प्रकार से होता है। समुदाय कल्याण परिषद स्थानीय स्तर पर काम करने वाली सभी अशासकीय एवं शासकीय कल्याण संस्थाओं का एक ऐसा संगठन है जो अपने समुदाय की कल्याणमूलक आवश्यकताओं का पता लगाता रहता है, जिनकी पूर्ति संतोषजनक रूप से नहीं हो रही है या हो ही नहीं रही है। उदाहरण के लिए एक शहर में मान लीजिए 15 या 20 संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं दृष्टिहीन लोगों के कल्याण के लिए है, कुछ संस्थाएं जो हैं वो निर्धन या साधनहीन लोगों के कल्याण के लिए हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं हैं,
कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं और सरकारी डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो सामुदायिक कल्याण परिषद का गठन जब होता है तो प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय संस्था से एक प्रतिनिधि को इसमें आमंत्रित किया जाता है उसी सदस्यता के लिए। कहने का मतलब ये कि सामुदायिक कल्याण परिषद किसी भी गांव या कस्बे या शहर के कल्याण कार्यों की एक प्रकार की संसद है, एक प्रकार की पार्लियामेंट है, जो मिल करके पूरे समुदाय के कल्याण के लिए, पूरे समुदाय के विकास के लिए निर्णय लेती है और उनका क्रियान्वयन करती है। और इसका सबसे प्रमुख काम, जैसा कि हमने आपसे बताया था, समुदाय में उन आवश्यकताओं का पता लगाना, जन आवश्यकताओं का पता लगाना जिनकी या तो पूर्ति हो ही नहीं रही है या अगर हो भी रही है तो संतोषजनक ढंग से नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जो समुदाय कल्याण परिषद है वो अपने सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है और उनसे आह्वान करती है कि हम में से कुछ लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, या ये क्षेत्र अभी तक जो अनटच्ड रहा है, जिस पर किसी ने प्रवेश नहीं किया है, उसमें प्रवेश करके उसकी कठिनाइयों का पता लगाएं, आवश्यकताओं का पता लगाएं और उनकी पूर्ति के लिए कुछ उपाय करें। एक और फायदा इन सामुदायिक कल्याण परिषदों का है और वो है कि सेवाओं की जो दोहराहट होती है, कई बार डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज होता है, उसको भी ये काफ़ी हद तक दूर करती हैं। हम भारत के किसी भी शहर में ले लें, एक शहर का मैं उदाहरण दूं बिना नाम लिए, वहाँ पर नशा मुक्ति की 4 संस्थाएं हैं और इन 4 संस्थाओं में परस्पर तालमेल या समन्वय है नहीं। होता क्या है कि एक व्यक्ति जो नशे से पीड़ित है एक संस्था में प्रवेश ले लेता है, 3 सप्ताह तक वहाँ की मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाता है, भोजन का, दवाइयों का, और वहाँ से डिस्चार्ज होकर कुछ समय बाद किसी दूसरी संस्था में जा कर के भर्ती हो जाता है। पहली वाली संस्था को पता ही नहीं है कि उनका जो व्यक्ति डिस्चार्ज होकर के गया है वह दूसरी संस्था में एडमिट हो गया है, और दूसरी संस्था को इस बात का पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति जो आया है अपने आप को नशा पीड़ित बता रहा है और पहली संस्था से डिस्चार्ज होकर के आ चुका है। तो फिर से वही प्रक्रिया चालू होती। 3 हफ्ता उसने वहाँ बिताए, उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होकर के तीसरी संस्था में चला जाता है। इस प्रकार से ऐसे कई व्यक्ति हैं जो समाज कल्याण सेवाओं का दुरुपयोग करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो अगर समाज कल्याण परिषद उस शहर में होती और इन चारों संस्थाओं में नशा मुक्ति की आपस में समन्वय तालमेल होता तो इनको जानकारी मिल जाती कि मिस्टर एक्स जो अमुक संस्था से डिस्चार्ज किए गए हैं उनको दूसरी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसके बदले वास्तव में जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उसको प्रवेश मिलेगा। तो इसका दूसरा लाभ यह है कि सेवाओं की दोहराहट नहीं होती है, और दूसरा यह है कि मान लीजिए अंध कल्याण के क्षेत्र में एक शहर में 10 संस्थाएं हैं और कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए एक भी संस्था नहीं है, तो ये आपस में मिलकर के वहाँ तय किया जा सकता है कि कुछ संस्थाएं अंध कल्याण के अलावा कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनकी सेवा के लिए भी कुछ कार्य शुरू करें, और आगे चलकर अगर उनको उस काम में रुचि हो तो पूरी तरह से उस काम में वो लग जाएं, क्योंकि कुष्ठ रोग के रोगियों का एक तरह से उनकी उपेक्षा होती है और अंध कल्याण के क्षेत्र में संस्थाओं की भीड़ है। तो इस तरह के कार्यों को भी जो दोहराहट होती है उसको भी समुदाय कल्याण परिषद के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सामुदायिक कल्याण परिषद की एक और विशेषता है कि वर्ष में एक बार अपने अधिवेशन में हर वर्ष ये समुदाय कल्याण की एक जनरल या सामान्य नीति बनाती है। पिछले साल की नीति की समीक्षा की जाती है, आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है और नए कार्यक्रम तय किए जाते हैं पूरे समुदाय के लिए, समुदाय के स्तर पर समुदाय के लोगों के द्वारा और खुद के लिए। एक बहुत अच्छा ये कहना चाहिए कि प्रयास है जो पश्चिमी देशों में बहुत आम है, खास करके जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया इंग्लैंड और अमेरिका में, लेकिन भारत में इस तरह के प्रयोग अभी होना बाकी है। इसके अलावा हमने आपसे नाम लिया था सामुदायिक कोष या कम्युनिटी चेस्ट। ये क्या चीज़ है? सामुदायिक कोष या कम्युनिटी चेस्ट समुदाय कल्याण परिषद का ही एक अंग है। एक उदाहरण लें हम, मान लीजिए भारत में किसी एक शहर में काम करने वाली सभी अशासकीय कल्याण संस्थाओं या एनजीओस की समस्या क्या है, सबसे प्रमुख समस्या, इस पर शोध कार्य हुआ है और ये
सबसे कठिन समस्या है धन की प्राप्ति। कई संस्थाओं को शासकीय अनुदान भी नहीं मिलता और वो संस्थाएं पूरी तरह से जनता से प्राप्त चंदे पर ही निर्भर होती हैं। कई संस्थाओं में तो कुछ कार्यकर्ता पूरी तरह से इसी काम में महीनों तक लगे रहते हैं और दानदाता भी अलग अलग संस्थाओं के चंदा उगाने वाले आए दिन आधमकते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। तो पश्चिमी देशों में कार्यरत समुदाय कल्याण परिषदें, उन्होंने इसका बहुत अच्छा उपाय निकाला है। उन्होंने तय कर लिया कि हमारे समुदाय में, हमारे शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं और शासकीय संस्थाएं हैं, उनमें से प्रत्येक को दानदाता के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो कार्यकर्ताओं की वैसे ही सीमा काफ़ी होती है। एनजीओज में बहुत सीमित कार्यकर्ता होते हैं और उनमें भी अगर 1 या 2 कार्यकर्ताओं को आप साल भर तक इस काम में लगाए रखेंगे तो क्वालिटी जो है संस्था के काम की, उस पर असर हो सकता है। तो पहला वो लोग ये तय करते हैं कि सारी संस्थाएं अपने अलग अलग कार्यकर्ता दानदाताओं के पास न भेजें। वो लोग साल भर में सिर्फ एक बार, ध्यान दीजिएगा, साल में सिर्फ एक बार, या तो 1 सप्ताह या 1 पखवाड़ा या 1 महीना दान का सप्ताह घोषित करते हैं और इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से दी जाती है और उसमें यह घोषित कर दिया जाता है कि केवल इसी हफ्ते में या केवल इसी पखवाड़े में या केवल इसी महीने में चंदा उगाने वाले लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। उसके बाद न उसके पहले और न उसके बाद में आपको जो भी समुदाय कल्याण के लिए धनराशि देना हो, आप उन अधिकृत कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो चंदा उगाने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी संख्या भी अत्यंत सीमित होती है और इनके क्षेत्र बांटे जाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए समुदाय कल्याण परिषद ने 10 लोगों को इस काम के लिए अधिकृत किया है, तो पूरे समुदाय को 10 भागों में बांट करके ये तय किया जाता है कि मिस्टर एक्स किस क्षेत्र में जाएंगे चंदा उगाने के लिए और मिस्टर वाई चंदा उगाने के लिए किस क्षेत्र में जाएंगे। तो अत्यंत एक तरह से कहना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से ये सारा सोच है और ये जो कार्यकर्ता जो खास तौर से संस्थाओं से ही लिए गए हैं सीमित संख्या में, ये अपने अपने क्षेत्रों में केवल 1 सप्ताह या 1 पखवाड़ा या 1 महीना, जैसा भी परिषद ने तय किया हो, जाते हैं और दानदाताओं से चंदे की रकम प्राप्त करते हैं। इसमें संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के समय की बचत होती है, उनके श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। एक बहुत अच्छा तरीका उन लोगों ने निकाला है और इसके लिए जो भी धनराशि पूरे साल में दानदाता देना चाहते हैं वो एक ही बार में दे देते हैं। अब आइए देखें कि ऐसे जो राशि एकत्रित होती है उसका बंटवारा किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर समुदाय कल्याण परिषद में कोई शासकीय संस्थाएं उसके मेंबर हैं तो वो संस्थाएं इसमें से अपना धन राशि जो है वो ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि उनको शासन से पूरा का पूरा 100% अनुदान मिलता है। इसका बंटवारा केवल अशासकीय संस्थाओं के बीच में होता है पूरी धनराशि का साल भर के लिए। इसके लिए एक फार्मूला समुदाय कल्याण परिषद तय करती है और आमतौर पर यह होता है कि हर संस्था का जो वार्षिक बजट है पिछला वाला, उसके अनुपात में उस धनराशि का एक अंश उस अशासकीय संस्था को दे दिया जाता है। इसी का नाम कम्युनिटी चेस्ट या सामुदायिक कोष है, जिसके कारण से न केवल सदस्य संस्थाओं के समय, धन तथा जनशक्ति की बचत होती है, बल्कि दानदाता भी बार बार की परेशानी से बच जाते हैं। यहाँ पर एक और बात का उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि पश्चिम में सामुदायिक कल्याण कोष और सामुदायिक कल्याण परिषद का यह आंदोलन इतना सुदृढ़ और इतना प्राचीन हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि आज वहाँ पर सामुदायिक कल्याण परिषदों का राज्य स्तरीय संगठन है और पूरे देश के जो समुदाय कल्याण परिषदें हैं उनका अपना एक राष्ट्रीय संगठन भी है, फेडरेशन है, जो निरंतर सक्रिय रहते हैं और इनके माध्यम से अशासकीय कल्याण क्षेत्र में कुछ प्रमुख कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी धन काफ़ी इकट्ठा हो जाता है।
तो ये 3-4 जो प्रमुख कार्य हैं वो करते हैं। पहला कार्य तो ये कि ये पूरे देश के लिए और शासकीय कल्याण क्षेत्र के लिए एक नीति बनाते हैं और उस नीति का ड्राफ्ट शासन को केंद्रीय स्तर पर भेजा जाता है। दूसरा काम, और ये मैं आपसे कह दूं कि ये जो ड्राफ्ट भेजा जाता है नीति का, इसको वहाँ का शासन बहुत महत्व देता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो फेडरेशन जो हैं पूरे देश के और शासकीय कल्याण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो शासन की तरफ से पूरा वजन उसकी बात को देते हैं। दूसरा काम इनका है परामर्श का, अर्थात जब शासन को किसी काम में सलाह की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए अमेरिका अपने जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए एक नई नीति का निर्माण करना चाहता है, तो नीति निर्माण के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें निश्चित रूप से इस महासंघ का कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर होगा। तो परामर्श के लिए भी ये जो महासंघ हैं ये महत्वपूर्ण हैं। तीसरा काम है इनका अनुसंधान का, अर्थात जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है इनकी अपनी रिसर्च टीम होती है, एडवाइजरी रिसर्च टीम होती है, और स्थानीय स्तर पर रिसर्च के काम में जिसको जैसी मदद की आवश्यकता होती है जिस समुदाय कल्याण परिषद को, वह उसको उपलब्ध करा दी जाती है। तो अनुसंधान और शोध के क्षेत्र में भी इस महासंघ का अपना योगदान है और साल में कई रिपोर्ट्स इनकी प्रकाशित होती है जिसका लाभ शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्र समान रूप से उठाते हैं। एक और काम है वो है प्रकाशन का, अर्थात साल भर तो इनके परिपत्र होते हैं, वो तो निकलते ही रहते हैं। इनके अलावा इनका एक न्यूज़लेटर भी होता है जो सारी की सारी गतिविधियां देश में क्या चल रही हैं, किस समुदाय में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी एक दूसरे को प्राप्त हो जाती है। इन्हीं के अपने रिसर्च जर्नल्स भी निकलते हैं, शोध पत्रिकाएं भी निकलती हैं, उसका लाभ भी शोधार्थी विश्वविद्यालय भी उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि परामर्श, अनुसंधान इत्यादि के अलावा प्रकाशन का काम भी ये संस्थाएं करती हैं। और अंतिम कार्य यह है कि स्थानीय स्तर पर जो लोग कार्यकर्ता समुदाय कल्याण परिषद के सदस्य हैं और जो उसके सदस्य संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखना, उसके लिए ये लोग विशेष प्रकार की ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं और इससे सेवाओं का स्तर और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो प्रिय छात्रों, ये एक आदर्श स्थिति मैंने आपके सामने रखी है जो भारत के लिए काल्पनिक हो सकती है, लेकिन पश्चिमी देशों में पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। और ये जो समुदाय कल्याण परिषदें हैं, कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल तथा सामुदायिक कोष, कम्युनिटी चेस्ट, ये सामुदायिक संगठन में समन्वय के उत्कृष्ट एवं अद्भुत उदाहरण हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में भी समन्वय का ऐसा ही स्तर देखने को मिले। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में समन्वय। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।